हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या है, अगर हम देखें वर्ड से पता लग जाता है क्या है। इको इको वर्ड इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में जो अपन बेसिकली इकोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंट में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो भी होते हैं, उनके बारे में अपन पूरी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, बायोटिक कंपोनेंट किस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बायोटिक कंपोनेंट जो भी आपके एनवायरमेंट है, जो सब एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं, उससे कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, उन सब चीज़ों को अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, इकोसिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि अगर अपन बात करें तो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम आपको नेचर के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि हम बोले पॉन्ड के अंदर इकोसिस्टम है, आप बोले सिंगल एक छोटा सा ड्रॉपलेट है, क्योंकि उसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी है और एबायोटिक कंपोनेंट भी है। मतलब कि हम बोले बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन है, उसी चीज को अपन ओवरऑल क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखें सबसे पहले तो इकोसिस्टम क्या चीज है, कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म interact among themselves and also with the surrounding physical environment। मतलब कि हम आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट से हम खुद भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट हम हमारे साथ ही जो अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है या सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है उनसे भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये सब क्या बना रहे हैं, मिलकर एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम फ्रेश वाटर में चले जाएं, पानी के अंदर चले जाएं, तो पानी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वहां पर फिशेस प्रेजेंट होगी। ठीक है, और फिशेस के साथ साथ वहां पर जूप्लैंक्टन भी प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन भी प्रेजेंट है, वाटर जो कि एबायोटिक कंपोनेंट है वो भी वहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कंप्लीट इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड आल्सो बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। उसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, varies greatly in size from a small to a large forest or a sea। मतलब कि हम एक माइन्यूट ड्रॉपलेट की बात करें, छोटी सी ड्रॉपलेट है, उस ड्रॉपलेट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया कैसे हैं, बायोटिक है। वाटर होगा, ड्रॉपलेट है, वाटर से ही बनी होगी। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, तो हम बोलेंगे वो एबायोटिक कंपोनेंट है। तो वो जो वाटर है वो तो उसके लिए एनवायरमेंट बन गया बैक्टीरिया के लिए, और जरूरी है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर एक ड्रॉपलेट के अंदर ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया हो। वहां पर फंगस भी प्रेजेंट हो सकती है, वहां पर आपका बेसिकली क्या कहते हैं, बैक्टीरिया या फिर और दूसरे माइक्रोब जैसे माइकोप्लाज्मा, वो भी वहां प्रेजेंट हो सकता है। तो इन सबका जो इंटरेक्शन है पूरा क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। डेफिनेशन, टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया क्रिएट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज नॉर्मली एन ओपन सिस्टम बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस एंड वेरिएबल एंट्री एंड लॉस ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल्स। अब मुझे समझाना, ये समझाने वाली बात है यहाँ पर कि एक इकोसिस्टम है, वो सिस्टम के साथ ओपन है। क्यों ओपन है, क्योंकि हम जान सकते हैं एनवायरनमेंट से जो एनर्जी का जाना और आना है, जो इनलेट एंड आउटलेट है, वो पूरा कंटिन्यू रहेगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो हमने बोला कि इकोसिस्टम एक तरीके का एक तरीके से क्या चीज है कि इसके अंदर एनर्जी को क्या हम आदान प्रदान आसानी से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और लॉस ऑफ एनर्जी होगी और मटेरियल्स भी का भी एक्सचेंज होगा। तो एक तरीके का ओपन सिस्टम है। तो हम जैसे हम बोलते हैं कि एक टाइप सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर अपन एनर्जी को, जैसे अपन बोले कि एनर्जी का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इन एंड आउट, ऐसे ओपन सिस्टम है जिसके अंदर आप आसानी से एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो हमने कहा था कि इकोसिस्टम क्या है, टेम्परेरी भी हो सकता है, इट कैन बी परमानेंट ऑल्सो। तो परमानेंट की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा। या फिर अगर आप बोलो कि आप टेम्परेरी की बात करें तो टेम्परेरी क्या है, अपन ने बोला कि एक पॉन्ड बना लिया जाए, छोटा मैन मेड पॉन्ड भी हो सकता है फ्रेश वाटर का, वो बना के रख लिया, या फिर कुछ टाइम के लिए एक स्विमिंग पूल का फॉर्मेशन कर लिया, या फिर हमने क्या किया, छत पर एक छोटा सा गार्डन बना लिया। ठीक है, या फिर अपन बोले कि अपन चाहते हैं कि एक पौधा है मेरे पास में, उससे एक पौधे को लगाना चाहता हूँ सिर्फ घर में, तो जो पौधा लगाया वो भी क्या हो जाएगा, एक तरीके इकोसिस्टम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सॉइल वर्क एज एन एबायोटिक कंपोनेंट
और जहाँ पर उसके अंदर हो सकता है कुछ अर्थवॉर्म प्रेजेंट हो, कुछ इंसेक्ट प्रेजेंट हो, एंड ऑल्सो प्लांट इज ऑल्सो ए बायोटिक कंपोनेंट, तो वो भी प्रेजेंट हो सकता है, तो हम बोलेंगे वो भी एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम की साइज वेरी कर सकती है फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो। आप मैक्रो लेवल से स्टार्ट करते करते उसको माइक्रो लेवल तक लेके आ सकते हो। तो इकोसिस्टम कैन वेरी फ्रॉम अ बिग इकोसिस्टम टू अ स्मॉल इकोसिस्टम। तो अब अपन बात करें तो हमने बेसिकली दो टाइप से इकोसिस्टम को डिवाइड किया है, एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होते हैं आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो कहाँ पे होगा, जहाँ पे जमीन है वहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। एग्जांपल क्या होंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। वो आप बोलोगे सर डेजर्ट में तो एनिमल्स बहुत कम मिलते हैं, बट मिलते तो हैं। वहां पे सैंड है, वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। वहां पर प्लांट्स आपको मिलेंगे तो कैक्टस के फॉर्म में मिलेंगे, कैक्टस मिलेंगे ज्यादातर आपको। और अगर अपन बात करें वहां पर जैसे कि हमने बोला कंगारू रैट, स्कॉर्पियन, ये आपको डेजर्ट से अंदर मिल सकते हैं, तो ये सब आपके बायोटिक के अंदर आ जाएंगे। तो हमने बोला फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, दे ऑल कम्स अंडर द टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जहां हम बात करें एक्वेटिक टाइप की, तो अपन बोल सकते हैं इसके अंदर पॉन्ड आ जाएगा, फ्रेश वाटर, आपके फ्रेश वाटर वाला कोई भी रिवर आ सकती है, या फिर हम बोला ओशन सॉल्टी कंडीशन आ सकती है, तो सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका एक्वेटिक में आ जाएगा, जैसे कि पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरी। अब यहाँ पर सब समझ में आता है, बट सोचते हैं वेटलैंड क्या चीज है। वेटलैंड क्या है, बच्चे समझना है इस चीज को। समझने वाली बात यहाँ पर है, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह है, जंगल के अंदर भी हो सकती है या फिर थोड़ा ओपन एरिया भी हो सकता है, जिसके अंदर ज्यादातर ये वहां होती है जहां पर वुडी ट्रीज प्रेजेंट होते हैं और थोड़े पतले होते हैं वुडी ट्रीज, ठीक है। तो वहां पर क्या है, पानी हमेशा भरा रहता है। अब पानी हो सकता है किसी सोर्स से आ रहा हो या फिर जमीन के अंदर से निकलता हुआ आ रहा हो, तो वहां पानी हमेशा के लिए भरा मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। और हम बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी क्या है, ओशन का वो पर्टिकुलर पार्ट जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स आके मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो ये सब चीजें, ये सारी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब एक नॉर्मल से सिंपल जगह समझने वाली बात, मैंने बहुत सारे भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे छत पे अगर अपन मान लो बेसिकली कुछ एक छोटा सा टेरेस पर अपन टेरेस गार्डन बना ले, तो वो भी एक स्मॉल इकोसिस्टम में आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्रॉप फील्ड की बात करें एंड एक्वेरियम की बात करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का इकोसिस्टम ही हो जाएगा। और ये कैसा होगा, एक मैन मेड इकोसिस्टम होगा, क्योंकि इसको हम खुद ही बनाएंगे, ठीक है। अब इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस होंगे। क्या फंक्शन होंगे, सबसे पहला क्या होगा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होंगे, जो फूड को प्रोड्यूस करेंगे। फूड को प्रोड्यूस करना कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जो भी प्लांट्स होंगे, फूड को प्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले। फिर उस फूड से क्या होगी, एनर्जी का ट्रांसफर किया जाएगा। कोई भी उसको खाएगा फूड्स को और उससे क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा और उससे एनर्जी बनाएगा। और उससे एनर्जी बना के जो भी न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन हुआ है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल की फॉर्म में उसको सॉइल में या फिर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, और द आउटपुट, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस आर मेन फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि हमने पहले क्या किया, प्लांट की हेल्प से फूड को प्रोड्यूस किया, उसको हमने यूटिलाइज किया, रेस्पिरेशन किया हमने, उससे फिर जो एनर्जी, अब हम जो वर्क कर रहे हैं उससे क्या होगा, हमारी बॉडी से हीट लॉस होगी, या फिर हमारी बॉडी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलेगी तो कंफर्म बात है इसमें हीट लॉस होगी। तो हीट विल बी लॉस, और हम बोल सकते हैं एनर्जी विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हमने बोला प्रोड्यूसर को खाए कौन, कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसको खा रहे हैं, तो खाने के बाद जो मेटाबॉलिज्म में भी क्या होगी, हीट लॉस होगी, डेट इज ऑल्सो द एनर्जी। तो पहले तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, देन उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट निकल जाएगा, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। आगे देखने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है बेसिकली, अगर हम क्या बोले समझना यहाँ पर, इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम बिकॉज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। सो इकोसिस्टम इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब समझना कैसे मेंटेन किया जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को। इसको मेंटेन करने का बहुत शानदार तरीका है। सपोज मैं बोलता हूँ, सपोज हम इसको चेंज हल्का उधर कर देते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो हम बोलते हैं कि सपोज यहाँ कौन प्रेजेंट थे, प्रोड्यूसर, मान लो ग्रास प्रेजेंट है इस जगह पर, ठीक है। और यहां पर बेसिकली ग्रास प्रेजेंट है।
ग्रास को कौन खा रहा है? गोट। गोट को कौन खा रहा है? मान लेते हैं यहाँ पर टाइगर खा रहा है। ठीक है, हमने सिंपल एक इंटरेक्शन बना दिया है, मतलब अपन ने बोला ये तो सब लिविंग ही है, नो डाउट। एक तरीके फूड चेन मैंने बना दी है, फूड कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो ग्रास को किसने खाया? गोट ने। और गोट को किसने खाया? टाइगर ने। तो मुझे एक चीज बताना, अगर सोच के बात बोलते हैं अपन, अगर ग्रास का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो एक इम्बैलेंस हो सकता है एनवायरमेंट में। तो उस टाइम पर क्या होगा? गोट का नंबर अपने आप ज्यादा होगा, क्योंकि उनको फीड करने के लिए फूड ज्यादा मिल रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? इनके ऊपर जो प्रीडेटर है वो कौन है? टाइगर है। उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनके लिए भी फूड ज्यादा अवेलेबल है। तो जैसे जैसे अगर किसी के लिए फूड अवेलेबल हो रहा है तो वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, ताकि वो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को काउंटर बैलेंस कर ले। यही कंडीशन अपन लेके आते हैं। ग्रास का जो बायोमास है, हम बोलते हैं पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो क्या होगा? फूड कम रहा है, किसके लिए? गोट के लिए। तो अपने आप ही गोट के अंदर जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, बाकी अपने आप ही खाने की कमी से मरती चली जाएंगी। जब इनका नंबर कम होगा तो टाइगर को खाने को कम मिलेगा। जो टाइगर गोट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब इसको खाने को कम मिलेगा तो इनका नंबर भी पर्टिकुलरली उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या एक इकोसिस्टम अपने आप को सेल्फ मेंटेन कर पा रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर पा रहा है? बिल्कुल हाँ, ये कर पा रहा है। दैट्स व्हाई इसी चीज को अपन बोलते हैं इट रिमेन्स इन द हेमोस्टेसिस। दोबारा देखते हैं। इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम because continuous interaction is going on between abiotic and biotic component, so ecosystem is present in equilibrium position. Ecosystem also self maintainable and self regulatory system, मतलब खुद को अपने आप खुद ही मेंटेन कर सकता है और खुद ये रेगुलेट भी कर सकता है। क्या होता है कई बार, मान लो अपन बोलते हैं कि एक वाटर, पानी के अंदर बैक्टीरियल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर बैक्टीरियल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई तो जब बैक्टीरिया एक्टिविटी मटेरियल रिलीज कर रहे हैं पानी के अंदर, वो बहुत ज्यादा रिलीज होना हो जाएगा। और अगर ऐसा वाटर बनने लग गया जिसके वाटर जो वहां पर है वहां पर एक्टिविटी मटेरियल बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया के टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो वाटर धीरे धीरे स्टेगनेंट हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। आइए बात समझ में। तो इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, मतलब बैक्टीरिया ने खुद ने ही अपने लिए उस जगह को कैसा बना लिया है? अनफेवरेबल बना लिया है। तो धीरे धीरे क्या होगा? वहां बैक्टीरियल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो कोई दूसरी कम्युनिटी आएगी जो उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगी एनवायरनमेंट के अंदर। इसी चीज को तो बेसिकली अपन सक्सेशन बोलते हैं, कि एक कम्युनिटी अपने आप को पहले एक एनवायरनमेंट में रिजाइड करती है, वहां वो रहती है, फिर वो उसी एनवायरनमेंट को खुद के लिए अनफेवरेबल बना लेती है। फिर जब वो खुद के लिए अनफेवरेबल बना लेती है तो किसी और स्पीशीज के लिए जो उससे ज्यादा अडेप्टेड है वो उस जगह आकर रहने लग जाती है और एग्जिस्टिंग स्पीशीज को वहां से गायब कर देती है। ये तो हम सक्सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज को बना के भी देखेंगे। चलो, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और द एनवायरनमेंट, क्योंकि हम बोल सकते हैं इसको बहुत ही माइक्रो लेवल तक भी देखा जा सकता है। तो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? एनवायरनमेंट का। एंड इट इज सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, ठीक है। चलो आगे देखें। तो अपन ने बोला कि अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम दो टाइप के भी हो सकते हैं। कौन से? एक तो नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हमने अभी बहुत बेसिक फॉर्म में बोला था टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो अब इसको अपन ने और प्रिसाइजली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन दो टाइप में देखते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल की अगर अपन बात करें तो टेरेस्ट्रियल में कौन कौन आ जाएगा? आपके फॉरेस्ट वाला आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, ट्री इकोसिस्टम आ जाएगा। ये सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा? किसके अंदर आएगा? सारा टेरेस्ट्रियल के अंदर। एक्वेटिक में क्या होगा? या तो रनिंग वाटर वाला होगा या फिर रुके हुए पानी वाला होगा। तो हम बात कर सकते हैं एक्वेटिक में लेंटिक आ जाएगा या लोटिक इकोसिस्टम आ जाएगा। लेंटिक में स्टेबल वाटर वाला आ जाएगा, लोटिक के अंदर जिसके अंदर वाटर मूव कर रहा है, मूविंग वाटर वाला आ जाएगा। रनिंग फ्रेश वाटर हो जाएगा आपको लोटिक। आर्टिफिशियल कौन से? जो हमने बनाए आर्टिफिशियल, ठीक है, जो हम भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अपन ने देखा यहाँ पे फॉरेस्ट मैन मेड भी हो सकता है और फॉरेस्ट कैन आल्सो बी नेचुरल, ठीक है। जैसे कि मेगा में कौन आ जाएगा? ओशन आ जाएगा, मैक्रो में आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, माइक्रो में पॉन्ड एंड नैनो में आपका ड्रॉप वाला हो जाएगा। क्योंकि ड्रॉप के अंदर हम जानते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट है और बैक्टीरिया का साइज का ऑर्डर जो होता है 10⁻⁹ मीटर का होता है। दैट्स व्हाई इसका अपन ने नैनो के अंदर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है।
हाँ, तो अपन देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल नेचुरल टाइप की इकोसिस्टम क्या है। नेक्स्ट अगर अपन देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो हमने कहा था दो टाइप के कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा बायोटिक और एक कौन सा होगा आपका एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट में बहुत सी चीज आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, एयर आ जाएगा, रेनफॉल आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगी। ये सब चीजें किसमें आ जाएगी आपकी एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगी। जैसे हम बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऑप्टिमम भी हो सकता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इफेक्ट करेगा वहाँ के वेजिटेशन को, वहाँ के हैबिटेट को। लाइट, लाइट कितने टाइम तक के लिए मिल रही है किसी पर्टिकुलर प्लांट को, ठीक है, या फिर जैसे कि अपन बात कर सकते हैं कि सर्दियों के टाइम पे लाइट ज्यादा कम मिलेगी और गर्मियों के टाइम पे लाइट थोड़ी ज्यादा मिलेगी, लार्ज ड्यूरेशन के लिए मिलेगी, तो वो भी इफेक्ट करेगा। सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बेसिकली इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगी क्योंकि ये सब थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती है, ठीक है। तो हम बात सकते हैं नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट। ये है मेन चीज जो हमको समझना है थोड़ा सा। बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएगा, इसके अंदर आपको माइक्रोब्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो हम माइक्रोब्स को अपना अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अगर अपन देखना स्टार्ट करें तो बायोटिक कंपोनेंट दो टाइप के हो सकते हैं, कैन बी प्राइमरी प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होंगे, जरा सोचने वाली बात है। प्राइमरी प्रोड्यूसर की अगर अपन बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही होते हैं, दीज आर द ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो प्राइमरी क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, नो डाउट। हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी की, हम जब मोनेरा किंगडम की बात करते हैं तो उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी की अपन बात करते हैं, तो वो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है जिससे फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। वहां पर भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर अपन बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है ना, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आपको ओशंस के अंदर भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर भी मिल सकते हैं। तो ये जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या हम बोले ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो इनके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो अल्टीमेटली एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज द सनलाइट। सनलाइट इनको मिलेगी तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक्टिवेट होगा और वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो अगर इनको फोटोसिंथेसिस करना है तो इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो ये फिक्सेशन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर में, दैट इज द C6H12O6 और वी कैन से द ग्लूकोज, तो उसी के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाएगा। और बेसिकली हम एक और चीज बात करें, CO2 जो है उसको तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो H2O है उसको O2 के अंदर ही कन्वर्ट कर रहे हैं। नो डाउट O2 इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारा इस चैप्टर में काम किससे है, हमारा सिंपल काम यहाँ पे ग्लूकोज से है। तो हमने बोला जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो आपके ग्रीन प्लांट है और यही आपको एक बायोमास प्रोड्यूस करके देंगे, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जब भी ऑर्गेनिक मैटर बनेगा तो वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, बॉडी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, ठीक है, और एज अ फूड भी स्टोर रहेगा और इट विल एक्ट एज अ फूड फॉर द अपर ट्रॉपिक लेवल। जो कंज्यूमर होंगे, जो उस पर फीड करने वाले होंगे, उनके लिए फूड का भी काम करेगा ये, तो मल्टीपर्पज काम कर सकता है, ठीक है। चलो कंज्यूमर की अगर अपन बात करें तो दो टाइप के हो सकते हैं, मैक्रो कंज्यूमर और द माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर और डिकम्पोज अभी ब्रैकेट में है ना, थोड़ा इसमें ध्यान रहे। माइक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर में कौन कौन आ जाएगा, समझने वाली बात है। हमने बोला मैक्रो कंज्यूमर मतलब कि जो बड़े बड़े कंज्यूमर होते हैं जो आपको आंखों से विजिबली साफ नजर आ सकते हैं, जो बेसिकली आपका हिटोट्रॉफी मॉडर्न न्यूट्रिशन तो रहेंगे सही, जो भी कंज्यूमर होंगे कंफर्म वो किसी और पर डिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंडेंट है तो हिटोट्रॉफी मॉडर्न न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे। तो हमने बोला इसके अंदर क्या बोला, मैंने इस तरीके से बोला, सपोज यहाँ पर आपका कोई ग्रीन प्लांट है, दैट इज द ग्रास, ठीक है। ग्रास पर फीड कौन कर रहा है, कौन किसको फीड कराएंगे अपन, हमने बोला इसको फीड कराएंगे किसको अपन, ग्रास ऊपर को। ग्रास ऊपर पे कौन फीड कर रहा है, कौन ग्रास ऊपर कौन खा रहा है, हमने बोला जैसे कि फ्रॉग, इन फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, ठीक है। तो हमने बोला दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। हम ग्रास ऊपर की बात करें तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले जो ग्रास को कंज्यूम कर रहा है दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद हम फ्रॉग की बात करें, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, और अगर और ऊपर चले जाए थोड़े से तो अपन बोलेंगे दिस इज द टर्शियरी कंज्यूमर।
ज्यादा ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन नहीं हो सकती है, बाद में बताएंगे अपन ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द रीजन एक एनर्जी का रीजन आता है, वो चीजें समझने वाली बात है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। बट ये बात कोई जरूरी नहीं है। जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन के अंदर अगर सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह काम कर रहा है, तो वो दूसरी किसी फूड चेन में भी सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह ही काम करेगा। वो किसी दूसरी फूड चेन के अंदर एज अ टर्शरी कंज्यूमर काम कर जाए, या आप बात करो जिससे हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की तरह काम कर जाए किसी और दूसरी फूड चेन के अंदर। ठीक है, तो अपन ये फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि जो किसी एक ट्रॉपिक लेवल पर है वो दूसरी फूड चेन में किसी उसी ट्रॉपिक लेवल पर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट ये बात मस्ट है, 100% श्योर है कि जो प्रोड्यूसर होंगे वो आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होंगे, दैट इज द ग्रास या द ग्रीन प्लांट की हम बात करें। टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनको कोई और नहीं खाता है, कोई और इनको खत्म नहीं करता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान रखना, हम अगर इस पर्टिकुलर फूड चेन की हम बात करें तो हम आजकल देख रहे हैं कि स्नेक को भी कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, चाइना में खाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसके बाद एकोट्रॉपिक लेवल जोड़ दो, चाहो तो इसके ऊपर एको ले लो कि ह्यूमन इसको जरूर खा सकता है भाई, बट ह्यूमन को कोई नहीं खा सकता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन ये चीज देखते हैं कि जो फूड चेन होता है तो उसके अंदर जो लास्ट कंज्यूमर होता है उसको कोई नहीं खाता है, वो नेचुरल डेथ मरता है या एक्सीडेंटल डेथ मरता है, वो अपने आप ही मरेगा, उसको कोई और उसके ऊपर फीड नहीं करेगा। अब मैंने बोला यहाँ पर कि ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया? प्रीडेटर हो गया इसके लिए, ये इस पर कंज्यूम करेगा तो ये प्रीडेटर हो गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर एंड स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं? जो खाना चुरा कर खाते हैं वो स्कैवेंजर है, और जो किसी जिंदा चीज को मारकर खाते हैं दैट इज द प्रीडेटर। बात क्लियर होगी अच्छे से? ठीक है, तो हमने बोला जैसे वल्चर का हम एग्जांपल ले, तो वल्चर क्या है? कभी भी किसी को मारता नहीं है, वो या तो उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मरने का वेट करेगा या फिर देखेगा कि कोई और उसको मार दे, जब कोई और उसको मार देगा तब जाके मैं उस पर फीड कर लूँ, वो ये चाहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो स्कैवेंजर क्या है? हमेशा डेड चीजों पर ही डिपेंडेंट होता है, चुरा कर खाएगा या फिर मरने का वेट करेगा, जब वो मर जाएगा तो उसको खाएगा। ठीक है, बट जो प्रीडेटर होता है वो क्या काम करता है? जो जिंदा है उस पर अटैक करेगा, उसको मारेगा, फिर उसको खाएगा, दैट इज द प्रीडेटर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कैवेंजर एंड प्रीडेटर, आदि भाषा में अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारी बात और आगे आती है, हमने बोला कि ग्रास है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी तो कौन होगी? सनलाइट होगी। यहाँ से सनलाइट इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट ग्रास ओवर के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इस पर्टिकुलर ग्रास ने जो फूड बनाया है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस जब इसने किया तो इसने जो फूड बनाया उसी फूड को कौन यूटिलाइज करेगा? ग्रास ओवर यूटिलाइज करेगा, और उसी से वो क्या बनाएगा? खुद के लिए एनर्जी बनाएगा, खुद के बायोमास को बढ़ाएगा। बायोमास क्या है? बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है दैट इज द बायोमास। तो अपना बायोमास बढ़ाएगा, फिर उसको कौन फीड होगा? फ्रॉग फीड करेगा उसके ऊपर। वो भी क्या करेगा? उससे जो भी उसने बेसिकली जो बायोमास यूटिलाइज किया है, उस बायोमास से फूड, उस बायोमास से जो भी बेसिकली उसके अंदर गया है वो रेस्पायर होगा और उससे एनर्जी बनेगी, और कुछ ऑर्गेनिक मैटर उसकी बॉडी के अंदर बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। नो डाउट इनकी हेल्प से न्यूट्रिएंट भी आगे मूव करते जा रहे हैं। तो जहां हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट धीरे धीरे आगे मूव करते जा रहे हैं, तो फाइनली जो आपका टॉप कंज्यूमर है उससे क्या होगी? डेथ होगी। जब उसकी डेथ होगी तो उस टाइम पर उस पर कौन फीड करेगा? डिकम्पोजर्स फीड करेंगे, विच आर द माइक्रो कंज्यूमर्स। और वही डिकम्पोजर्स उसके क्या करेंगे? मिनरल की रिसाइकलिंग करेंगे, उसके मिनरल्स को किसके अंदर मिला देंगे? सॉइल के अंदर मिला देंगे। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिकम्पोजर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक लेवल पे भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी सब पर काम करेंगे वो डिकम्पोजर, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि मौत तो निश्चित है, इसकी भी कभी ना कभी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। जब ये मरेंगे तो डिकम्पोजर तो हर जगह काम करेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो डिकम्पोजर सिर्फ लास्ट में जब ह्यूमन तक पहुंचेंगे तभी डिकम्पोजर आएगा, जब लास्ट में जब स्नेक तक पहुंचेंगे तभी डिकम्पोजर आएगा। ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमने बोला डिकम्पोजर कहीं भी काम करेगा, कहीं भी काम कर सकता है डिकम्पोजर। ठीक है, तो ये तो अभी जनरल पॉइंट्स हुए इसके।
जब अपन फूड चेन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो और भी बहुत से पॉइंट निकलते हुए आएंगे। तो अपन ने एक जनरल पॉइंट पढ़ा दिया पूरा, एक सिंपल सा अपन ने फूड चेन ले लिया, अपन ने बोल दिया। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फूड चेन, ग्रास हॉपर को स्पैरो भी खा सकती है, स्पैरो को ईगल खा सकती है। बना दिया अपन ने, एक और साइड में बना दिया इधर से, ठीक है। हमने बोला आगे ग्रास को आप डियर भी खा सकता है, डियर को लायन भी खा सकता है, तो उसको फूड वेब बोल देंगे। तो मतलब की बात यहाँ पर है कि मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल का फॉर्मेशन किया जा सकता है, मल्टीपल फूड चेन बन जाएगी तो मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल बनेंगे। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल चेंज हो सकता है जो कि कंज्यूमर हो, कंज्यूमर वाली की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। तो अपन बोला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, आपका बायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, सारे जो भी बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग है जितने भी है, सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि हमने बोला डॉग बोल दो, आप डियर बोल दो, मैन बोल दो, सारे इसमें आ जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में सब क्या चीज आ जाएगी, जैसे कि हमने बोला कि हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हम बोल सकते हैं। टेम्परेचर ले लो, रेनफॉल ले लो, वाटर ले लो, सॉइल ले लो, सब इसमें आ जाएगा। स्पीशीज कंपोजिशन, स्पीशीज कंपोजिशन का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज वहाँ रह रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज वहाँ प्रेजेंट है। तो वो उन सबको आपस में एक तरीके का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा तो सबका एक ट्रॉफिक लेवल सेट होगा। अगर किसी एक की कमी आई तो उसको पूरा करने के लिए दूसरा खुद के अंदर खुद कंपनसेशन लेकर आएगा, ठीक है। तो अपन ने वही बोला कि वही क्या आपका स्पीशीज कंपोजिशन है कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पीशीज का कंपोजिशन प्रेजेंट होगा। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन में हमने क्या बोला यहाँ पर, स्ट्रेटिफिकेशन ये बोलना चाहते हैं कि मतलब कि किसी एक इकोसिस्टम के अंदर हर एक ट्रॉपिक लेवल पर एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है। तो इसी चीज को क्या बोला गया है, स्ट्रेटिफिकेशन, कि सबसे पहले प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। इस तरीके से अपन उसको बोल सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन सेट है कि किस तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी मूव करेगी, उसको भी स्ट्रेटिफिकेशन बोल सकते हैं। या स्ट्रेटिफिकेशन ये भी बोल सकते हो जैसे कि हमने बोला कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वहां पर क्या होगा, अपन देख सकते हैं वहाँ एल्गी भी मिलेगी आपको, ब्रायोफाइट भी मिलेंगे, टेरिडोफाइट भी मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म भी मिलेंगे और एंजियोस्पर्म भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो हमने वहां पर यूं बोला कि साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले बहुत छोटे प्लांट होंगे, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, फिर और बड़े। तो ये जो अरेंजमेंट है उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, अपन उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर भी वहां प्रेजेंट होंगे और कंज्यूमर भी वहां पर आपके प्रेजेंट होंगे। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। तो अपन ने ये चीज देख ली है कि भाई अपन क्या देख सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है। तो अब क्या है अपना आगे का काम देखते हैं। देखो, ठीक है। तो हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई स्ट्रक्चर में बायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाएगी। इसके अंदर भी अपन ने सारी चीजें देख ली थी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो सकते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर में आपके ग्रास आ जाएगा, सेकंड कंज्यूमर में कौन कौन आ जाएगा, और माइक्रो डिकम्पोजर्स में सारे आपके कौन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मारकर हाथ में आ गया भाई। डिकम्पोजर में कौन आ जाएंगे, आपके सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे। तो अब एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैक्टीरिया एंड फंजाई के पास अगर इनको किसी चीज पे कंज्यूम करना है तो उनके पास एक बहुत अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, पहले क्या करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, बाहर से कुछ एंजाइम्स डालते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डालते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या हो चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका होता है, फिर बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर मिलेगा, आपको डिकम्पोजर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली डाइजेशन कर रहे हैं वो एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर कर रहे हैं, सेल के बाहर डाइजेशन करेंगे, फिर उसको बाद में एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर ट्रॉपिक लेवल पे ये चीज काम करेगी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी अच्छे से। अब समझने वाली बात ये है, हमने यूं बोला कि प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हम स्पैरो का हमने भी एग्जांपल लिया भी था, तो स्पैरो कैन बी प्राइमरी कंज्यूमर और इट कैन बी सेकेंडरी कंज्यूमर, यस और नो। सोच के बोले अपन कि जो स्पैरो है, जो चिड़िया होती है, क्या वो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में आ सकती है? तो आप बोलोगे सर आ सकती है। इनका कैसे आ सकती है? तो आप बोलोगे कि सर बहुत सी बर्ड्स ऐसी होती है
जो स्पैरो है बेसिकली वो सीड पर भी फीड करती है। अब यहाँ प्लांट लिख सकते हैं चाहे तो अपने ग्रास, ठीक है, सीड पर भी फीड करती है, सीड उठाती है खा जाती है, ठीक है ना। और बहुत सी ऐसी बर्ड्स भी होती है स्पैरो में, स्पैरो जो है बेसिकली वो क्या करती है, सीड पर भी फीड कर सकती है और वो ग्रास ऊपर पे भी फीड कर सकती है। तो जब जब वो ग्रास ऊपर में फीड करेगी तब तब उसको अपन सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, और जब जब वो सीड पे फीड करेगी तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो हमने बोला ना कि डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर आ सकता है। ट्रॉफिक लेवल मतलब यूं बोल सकता है, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 3 एंड दिस इज द ट्रॉफिक लेवल 4। और चले जाओ 5 चल जाओ, ज्यादा से ज्यादा बड़ी फूड चेन्स कभी नहीं होती है। बताएंगे हम बाद में कि एनर्जी के बेसिस पर ये बात बोली गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ 2 टॉपिक आते हैं जो समझने वाली बात है। तो पहला क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, इन यूनिट एरिया यूनिट टाइम गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर गिवन एरिया में गिवन टाइम पर जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है दैट इज नॉन एज द स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट क्या है, इन द यूनिट गिवन एरिया इन द गिवन टाइम given environmental condition the total amount of non-living inorganic matter present in ecosystem। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप तो क्या है, लिविंग पार्ट है, सारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट है। तो ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, बेसिकली जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर हमको बेसिकली क्या है, ये कार्बन हटा देना चाहिए यहाँ से ना, जरूरत नहीं है इसको लगाने की, यहाँ हटा दो इसको, ठीक है। तो अपन से क्या बोल सकते हैं, दैट इज द स्टैंडिंग स्टेट, टोटल अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। अब हम चाहें तो देखा जाए तो चाहो तो यहाँ पर आप कार्बन को यूज भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इससे बेसिकली, क्योंकि हमने बोला है क्या, नॉन लिविंग पार्ट। तो नॉन लिविंग के अंदर भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि नॉन लिविंग के अंदर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। तो हमें पता लग गई 2 चीजें, एक तो क्या है आपका स्टैंडिंग क्रॉप क्या चीज है और स्टैंडिंग स्टेट क्या चीज है। आगे अगर अपन देखें तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये अपन पहले अपनी स्लाइड अपन देखी तभी अपन देख चुके थे। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये काम कौन करेगा आपका, बेसिकली प्रोड्यूसर्स ये काम करेंगे। फिर आपका कौन आएगा इसके बाद डिकम्पोजिशन, ये काम कौन करेंगे, आपके डिकम्पोजर्स करेंगे। नेक्स्ट कौन आएगा आपका, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जरूर करेंगे, ठीक है। अपन बेसिकली सन से एनर्जी लेकर प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए प्रोड्यूसर भी एनर्जी फ्लो में हेल्प कर रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पहुंचा रहा है तो वो भी क्या करेगा, एनर्जी फ्लो करवाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर पहुंचाएगा तो वो भी एनर्जी फ्लो करवा रहा है। फिर डिकम्पोजर उस पर फीड करेंगे और वही उसको मिनरल को रिसाइकिल करके किसको प्रोवाइड करेंगे, सॉइल को। सॉइल, फिर सॉइल से कहा कौन, प्राइमरी प्रोड्यूसर सॉइल से क्या लेंगे, मिनरल्स को यूज लेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां यूज में लेंगे। अपने बायोमास को मेंटेन करने के लिए यूज में लेंगे और नए बनाने के लिए यूज में लेंगे। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अंदर भी आपको कौन काम में आएगा, डीकम्पोजर्स आपके काम में आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से, तो यहां तक बात समझ में आती है, बहुत अच्छे समझ में आ जाती है अपने को, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली हम इसी को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया गया, ऑर्गेनिक मैटर में क्या बनाया उन्होंने, ग्लूकोज बनाया, क्योंकि हम जानते हैं दे आर द ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी चीज को अपन ने क्या बोला है, प्राइमरी प्रोडक्शन बोला है। अब याद करने वाली बात है, इट इज एक्सप्रेस इन द वेट इन द किलो कैलोरी, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। अपन इसको याद रख सकते हैं क्योंकि बेसिकली अपन चाहो तो इसको किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। किस रेट से आपका बायोमास का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की हो सकती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आगे अपन सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो जितना भी ऑर्गेनिक फूड बनाया गया है प्रोड्यूसर्स द्वारा, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
इसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा, वो वाला ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा जो रेस्पिरेशन के लिए यूज हो रहा है, वो भी इसके अंदर काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस फोटोसिंथेसिस और द टोटल फोटोसिंथेसिस। टोटल जो पूरा फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे जो बेसिकली जो भी आपका फूड बन रहा है, ऑर्गेनिक फूड, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दैट इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हुई है उसमें से अगर अपन बोले प्लांट ने कुछ अमाउंट में रेस्पिरेशन कर लिया, कुछ ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया, तो रेस्पिरेशन तो हुआ है, तो कंफर्म कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक फूड का लॉस भी होगा। तो अगर अपन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर दे रेस्पिरेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, a considerable amount of GPB utilized by the plant in respiration, that is known as net primary productivity. It is the amount stored organic matter in plant tissue after respiratory utilization by plant. प्लांट ने जो रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन कर लिया उसके बाद जो बचा, डेट इज नॉट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैं बोल सकता हूं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन डन बाय द प्लांट। ठीक है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए। तो हम बोल सकते हैं जीपीपी शुड बी इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, ये भी अपन बिल्कुल सही तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब एनपीपी में क्या हुआ, जब एनपीपी से हमें पता लगा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या चीज है, जो बचा हुआ बायोमास है। अब वो बचा हुआ बायोमास कौन यूटिलाइज करेगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वही उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द हेटेरोट्रॉफ, जो ऊपर खाने वाले हैं उनके लिए अवेलेबल बायोमास है, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बात क्लियर है। आगे का पढ़ना स्टार्ट करें। कल तक अपन देख चुके थे क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है। हमने कहा था अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अपन किसको माइनस कर दें, रेस्पिरेशन जो रेट है उसको अगर अपन माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस हुआ उससे जो फूड बना उस पर जो भी ग्लूकोज था उसको यूटिलाइज कर लिया गया प्लांट के द्वारा, और प्लांट ने क्या कर लिया, उसको यूटिलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से क्या बना दिया उसने, एनर्जी बना ली। तो जो बचा हुआ होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब सेकंड नंबर को क्या पढ़ना है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आपने बोला कि अगर मान लो कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, सपोज हम मान के चलते हैं, देखें बढ़िया, हमने बोला कि यहां पर तो कौन था, प्रोड्यूसर था, और प्रोड्यूसर को फिर कौन फीड करेगा, कंज्यूमर। तो अब क्या हुआ है, इस कंज्यूमर के अंदर कुछ फूड बनेगा, कुछ ऑर्गेनिक मैटर का एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजन हमने बोला उसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर फॉर्मेशन होंगे दैट विल बी नोन एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो ये जो कंज्यूमर है वो कितना रेट ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कितना फॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि जब भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात होगी तो हम बात किसकी करेंगे, प्रोड्यूसर की करेंगे, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो किसकी बात की जाएगी, यहाँ पर कंज्यूमर की बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन देखते जा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम यहाँ होगी, फिर प्रोडक्टिविटी थोड़ी और कम होगी, तो ऊपर जाते जाते प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो अगर अपन लोअर ट्रॉफिक लेवल से आगे जाते जाएं हायर ट्रॉफिक लेवल पर, तो प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे अपने आप ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट इज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। तो मतलब कि यहां पर बात क्यों आ गई कि हमने बोला प्रोड्यूसर से किसने फूड लिया, कंज्यूमर ने। ठीक है, तो हमने ये बोला यहां पर जा समझना इस चीज को, समझने वाली बात यहां पर क्या समझना है अपने को। हमने बोला कि ये रहे प्रोड्यूसर और ये रहे आपके क्या, कंज्यूमर। ठीक है, इसके पास लास्ट में आफ्टर द यूज ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में जो फूड यूज में आया उसके बाद क्या बचा था, इसके पास एनपीपी बचा था। ठीक है, फिर जो बची हुई चीज है वो तो एनपीपी हो गई यहां पर। अब हमने बोला कि ऐसी चीज हम बोलते हैं बेसिकली जो आपके हेटेरोट्रॉफ थे, कौन से, कंज्यूमर, ये आपके हेटेरोट्रॉफ होंगे जो इस पर डिपेंडेंट होंगे।
ठीक है। तो रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ, तो हेटेरोट्रॉफ ने इस प्रोड्यूसर के अंदर जो चीज यूज में नहीं ली तो बच गई किसके पास, वो प्रोड्यूसर के पास बच जाएगा। ऐसा पर्टिकुलर बायोमास जो बेसिकली प्रोड्यूसर के अंदर बचा हुआ है विच इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर, दैट इज नॉन एज द नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आती है अच्छे से कि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। हमने बोला बहुत सारी पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन मिलकर अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बना लेगा। तो हमने बोला कि ये जो कंज्यूमर था इसने क्या किया, प्रोड्यूसर से जो जो यूटिलाइज कर लिया, जो छोड़ दिया उसको अपन क्या बोल देंगे, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी यूज बाय हेटेरोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर, तो अपन बोले नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एनपीपी माइनस एनर्जी यूज बाय द हेटेरोट्रॉफ और द कंज्यूमर। तो मतलब कि अपन ने बोल दिया कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, उसमें से जो एनर्जी कंज्यूमर को यूज में लेना था वो ले लिया, उसके बाद जो इसके अंदर बचेगा दैट इज नॉन एज द नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। बात क्लियर अच्छे से, चलो आगे देखते हैं। अब हम यहां बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है, हैबिटेट कैसा है। हमने बोला कि वहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, हमने बोला ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, वहाँ पर अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं वाटर कंटेंट एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका वेपर फॉर्म में वाटर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हम और ये बात बोल सकते हैं कि अगर वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है या सनलाइट कम है, तो हमने बोला अगर सनलाइट एक लिमिट तक ज़्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। हमने बोला CO2 कंसंट्रेशन, तो अगर CO2 कंसंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट शो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने बोला कि C4 की बात करें और C3 प्लांट की बात करें तो C4 के अंदर प्रोडक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू C3। तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां का हैबिटेट कैसा है, वहां रेनफॉल कैसी है, क्या ऐसी तो नहीं जेरिक कंडीशंस बन रही हो, तो इन सब के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा प्रोडक्टिविटी का। तो हमने बोला सॉइल का टेक्सचर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां रेनफॉल कैसी है, और अगर अपन बात करते हैं तो वहां की जो विंड है, विंड वेलोसिटी किस हिसाब से रहती है, वहां पर न्यूट्रिएंट कितने हैं सॉइल के अंदर, ये सब चीजें भी काउंट की जाएगी, तभी आप बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया की प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। जैसे कि हम बात करें जेरिक कंडीशन अपन जानते हैं कहां पर, जहां पर अपने रेगिस्तान होते हैं, तो वहां डेजर्ट वाली कंडीशन, तो वहां प्रोडक्टिविटी आपको क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा कम मिलेगी, क्योंकि वहां की जो सॉइल है वहां पर वो फर्टाइल कब बनती है, जब उसके ऊपर वाटर मिले, बट वहां पर रेनफॉल ही बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब क्या बात आती है, हमने बोला प्रोडक्टिविटी इन सब चीजों पर डिपेंडेंट करेगी। तो हमने बोला जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि हमने बोला कि वहां पर बेसिकली ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएशन इतना नहीं आता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, रेनफॉल बहुत शानदार है वहां पर, तो वहां की प्रोडक्टिविटी भी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। तो हम बोले तो कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी जो है वहां पर वो बहुत ज्यादा है। शेडी एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ की जो कैनोपी होती है डेंस कैनोपी होती है, वहाँ पर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ग्रीन प्लांट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर हम ओशंस में चले जाएं तो ओशन के अंदर कोरल रीफ प्रेजेंट होती है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ओशंस के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उन्हीं से मिल रही है। तो कैसे मिल रही है अगर अपन बात करें तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जो कोरल्स होते हैं उसके ऊपर न्यूट्रिएंट की एक लेयर बन जाती है, तो अगर न्यूट्रिएंट की एक लेयर उसके ऊपर बन जाएगी तो वहाँ पर एल्गल ग्रोथ आसानी से हो जाएगी, और एल्गल ग्रोथ अगर आसानी से हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, जस्ट बिकॉज एल्गी आर ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर हम बोलना चाहें कि एफोटिक जोन अगर ओशन के अंदर एफोटिक जोन जो होता है जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती, तो जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो सपोज हमने बोला ये ओशन है, ये पर्टिकुलर एरिया जहां पर लाइट आसानी से नहीं पहुंच पा रही है, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी क्यों क्या होगी, एकदम अबाउट टू जीरो होगी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो अप्रॉक्स टू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, लाइट नहीं पहुंच रही है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर होगा ही नहीं, यहाँ पर ओनली आपको डिकम्पोजर्स मिलेंगे या फिर कंज्यूमर्स मिलेंगे, आपको सिर्फ वही यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर दूसरी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, बट बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट्स हो गए कुछ कॉमन पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, it also depends on variety of environmental factors, availability of nutrients and photosynthetic capacity of the plants। ठीक है, फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है, क्या वो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो जो आपके क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, बेसिकली लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो लाइट के पैरेलल आ जाएंगे, और अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो उसके बेसिस पर अरेंजमेंट होगा, तो उसी से पता लगी प्रोडक्टिविटी में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चलो,
Therefore, it varies in different type of ecosystem. The annual net primary productivity of the whole biosphere approximately 170 billion tons. Dry rate of the organic matter, productivity of the ocean are only 55 billion tons. याद रखने वाली बात है, एनसीईआरटी का डेटा है, प्लीज इसको याद रखें क्योंकि एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो जहां तक बात क्लियर होती है भाई कि ठीक है अपन यहाँ पर देख चुके हैं। आगे अपन थोड़ा सा देखें तो हमने बोला कि डिकम्पोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन। हमने सबसे पहले देखा था क्या, प्रोडक्टिविटी। सेकंड अपन क्या देख रहे हैं अब, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या है कि हम किसी भी टॉपिक पे लेवल पर चले जाएं, अगर हम किसी भी टॉपिक लेवल पर जाएं तो डिकम्पोजिशन तो होगा ही होगा। क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों बोलेंगे अपन, हमने बोला कि सपोज हम बना देते हैं क्या, एक अभी आपको फूड पिरामिड, आपको पिरामिड नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, अपन सिंपल फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन हमने बोला प्लांट्स है, प्लांट्स पर कौन फीड कर रहा है। सपोज हम कल का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई सी भी चेन आप यहाँ पर बना सकते हो। तो हमने बोला प्लांट्स पे कौन फीड कर रहा है, डियर पर कौन फीड कर रहा है, लायन। ठीक है, तो अगर अपन नॉर्मल एक छोटी सी फूड चेन लें तो इसके अंदर अपन देखेंगे कभी ना कभी ये प्लांट, इसकी भी डेथ होगी या कुछ पार्ट इसके क्या होंगे, डेथ होके गिरेंगे नीचे, पत्तियां सूख कर भी जमीन पर गिरेगी। ठीक है, तो जब जब वो जमीन पर गिरेगी तो जमीन पर गिरने पर वहां पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो माइक्रोब्स उसके ऊपर फीड करेंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे पूरा अच्छे से। दूसरी चीज, डियर, इसकी भी डेथ होगी कभी ना कभी, तो जब इसकी बॉडी की डेथ होगी तो उस टाइम पर माइक्रोब्स जो होंगे वो भी इसको यूटिलाइज करेंगे। सेम केस ऑफ द लायन, तो क्योंकि हम जानते हैं जो टॉप कार्निवोर है उसको कोई किल नहीं करता है फॉर ईटिंग पर्पस, जो कोई इसको किल नहीं करेगा तो इसकी जो डेथ होगी तो इसकी बॉडी भी क्या होगी, सड़ेगी आगे जाकर, बेसिकली डिकम्पोज कंफर्म होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंगस एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। इन सब की वजह से इन सब की भी क्या होगी, डिकम्पोजिशन पक्का होगा। तो हमने बोला कि डिकम्पोजिशन में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसे किस पे कन्वर्ट करना है, इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब कि समझने वाली बात सीधी सीधी यहाँ पर यह है कि हमने ये बोला है कि जो बायोमास है, जो ऑर्गेनिक पार्ट से बना हुआ है, जो बायोमास है उसको इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। तो अगर डिकम्पोजिशन होना है तो किसका होगा, ऑर्गेनिक मैटर का, किस में होगा, इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। और ये जरूरी क्यों है डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या चीज जानते हैं हम, वो ये जानते हैं कि अगर हमें कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है तो उस सोर्स ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फिर देन इट कैन ऑल्सो बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कहीं और यूटिलाइज होगा प्लांट्स के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो अपन पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर, कि किस तरीके से Zn+2 एब्जॉर्ब होगा, किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा। अरे बात समझ में अच्छे से, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अपन ने ये बोला तो यहां तक अगर नाइट्रोजन से एक बात और याद आती है, अगर नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, N2 के अंदर। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए पहले अपन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। आ रही बात समझ में अच्छे से, ठीक है। ओशंस के अंदर अगर चले जाएं तो ओशंस के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों लिमिटिंग की तरह क्यों काम कर रहा है वहां पर बेसिकली आपके ओशंस के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं जो फॉस्फोरस होता है वो मोस्टली इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो सेडिमेंट कर जाता है नीचे जाकर, जम जाता है किसी भी चीज के ऊपर, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इट ऑल्सो एक्ट एज ए लिमिटिंग एजेंट, वहाँ लिमिटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है ये, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मोड में देखिए अपन, तो हमने बोला नाइट्रोजन एक लिमिटिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो डायरेक्टली प्लांट N2 के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो उसका पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। चलो, तो बहुत अच्छे। तो अगर अपन यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हमने बोला अगर डिकम्पोजिशन करना है तो हमको कुछ 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। डेट इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन है भाई ये F, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो हमने बोला हमको ये चीज समझनी है यहाँ पर कि ये सब चीजें क्या है, अब समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, हम एक चीज जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या
हम ये चीज जानते हैं कि डेट्रिटस क्या होता है? हमने बोला कोई भी प्लांट है तो उसकी पत्तियां सूख कर गिरेगी तो वो क्या होगा, एक तरीके डेट्रिटस है। और अब कोई भी एनिमल है उसके जो रिमेन्स होंगे वो भी डेट्रिटस के अंदर आ जाएगा। प्लांट सूख कर गिर रहा है उसकी भी कोई रिमेन्स है, डेट ऑल्सो कम्स अंडर डेट्रिटस। तो ये जो डेट्रिटस है सूख कर गिरेगा, इकट्ठा होगा एक जगह पर, तो अब वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? हम जानते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म, एंड दीज अर्थवॉर्म आर मूविंग इन द सॉइल। सॉइल के अंदर मूव करते हैं तो सॉइल को पोरस भी बनाते हैं और फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि एयर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है आसानी सॉइल के अंदर। तो उस टाइम पर क्या होता है, बेसिकली ये डेट्रिटस पर कौन फीड करते हैं? अर्थवॉर्म्स फीड करते हैं, और अर्थवॉर्म्स आर नोन एज डेट्रीवोर्स। और ये क्या काम करेंगे? इस डेट्रिटस से फीड करेंगे और डेट्रिटस से फीड करके इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने बोला है फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, अभी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल इसको एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि इतनी बड़ी जो पेन है, मान लो ये पेन है, इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो, बस छोटे छोटे टुकड़े कर दो, पर हमें नेकेड आई से नजर तो आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय द डेट्रीवोर्स व्हिच इज द अर्थवॉर्म। जरूरी नहीं है सिर्फ अर्थवॉर्म भी हो, और दूसरे भी डेट्रीवोर्स होते हैं, जैसे ग्रास हॉपर्स हो गया, वो भी ये काम कर सकता है, ठीक है। इंसेक्ट भी बहुत सारे ये काम कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद क्या होगा, बेसिकली अगर अपन बात करें तो दूसरा आपका क्या आएगा? हम पहले लेते हैं किसको? कैटाबॉलिज्म को। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, बेसिकली जो भी आपके माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जैसे हम बात करें फंगस प्रेजेंट है, जो आपका एब्जॉर्प्टिव फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो वो क्या काम करेंगे? ये जो भी आपके फ्रेगमेंट्स बने, उस फ्रेगमेंट्स को बहुत ही माइन्यूट छोटे फॉर्म में क्या कर देंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब उसको बहुत छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और ज्यादा तोड़ देंगे उसको। अब क्या होगा? वो आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। और हम जानते हैं अर्थवॉर्म ऑलरेडी सॉइल को कैसा बना रहा है? पोरस बना रहा है। तो बेसिकली ये जो भी आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं या कुछ मिनरल अमाउंट बन रहा है, वो क्या होगा? आपके सॉइल सरफेस से टॉप लेवल से नीचे जाना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो हमने बोला कि सपोज ये होराइजन है, ठीक है, यहां पर आपके बेड रॉक है, तो यहां से मिनरल्स क्या होंगे? धीरे धीरे नीचे सीप करना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, और कहां तक पहुंच जाएंगे? वाटर टेबल तक पहुंच जाएंगे, आपकी जो बेड रॉक वाली रीजन है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो जब वो वहां तक पहुंच जाएंगे तो सॉइल में एक्यूमुलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, और सॉइल के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे तो प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा? जो मिनरल है वो आपके सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और मिनरल किसके अंदर मिल जाएगा? आपको पानी के अंदर मिल जाएगा। तो हम ये साथ देखते हैं कई बार राजस्थान में जो अलवर जो इलाका है वहां पर अगर अपन देखें तो वहां का जो बेसिकली वाटर टेबल है वहां पर फ्लोराइड कंटेंट बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट है। इसी वजह से वहां के लोगों के दांत होते हैं बहुत येलो येलो से रहते हैं। तो हमने बोला ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं, कि जो आपका मिनरल कंटेंट है टॉप सॉइल का वो कहां पहुंचना स्टार्ट हो चुका है? नीचे, धीरे धीरे यहाँ नीचे तक पहुंच रहा है। आधी बात समझ में अच्छे से? इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहां तक तीन चीजें देख ली। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या चीज है, फिर हमने देखा कि लीचिंग क्या चीज है, फिर अपन ने क्या बोला कैटाबॉलिज्म क्या चीज है, किस तरीके से उसका फर्दर क्या करता जा रहे हैं अपन? तोड़ते जा रहे हैं। मतलब कि आप सिंपल सी बात ये बोल सकते हो कि जब फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगा तो ये जरूरी नहीं है पहले फ्रेगमेंटेशन होगा फिर लीचिंग, ऐसा नहीं होगा। ये सारे साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बल्क अमाउंट है, और बल्क अमाउंट है तो उसके अंदर जो भी चीजें फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आती जाती है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं, और धीरे धीरे ये लीचिंग भी उस टाइम पे चल रही होती है, फ्रेगमेंटेशन भी बड़े वाले पार्टिकल में चल रहा है, कैटाबॉलिज्म जो छोटे वाले पार्टिकल उसके अंदर चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे क्या है आपका ह्यूमिफिकेशन है मिनरलाइजेशन। तो हमने बोला ह्यूमिफिकेशन क्या चीज होती है। तो अगर ह्यूमिफिकेशन की अपन बात करें तो समझना, हमने क्या फ्रेगमेंटेड फॉर्म का जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर आया है उसको क्या कहते हैं? ये टॉप सॉइल है और ये आपके नीचे बेड रॉक है, सब सॉइल आ गया आपका यहाँ पर। तो अब क्या होगा? ह्यूमस क्या होता है? एक तरीके का अमॉर्फस सब्सटेंस है जो इस तरीके से आपके पूरे डेट्रिटस के ऊपर क्या जम जाता है। अब क्या होता है? ये ह्यूमस क्या काम करता है? ये आसानी से डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है।
तो अब आसानी से डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर जो आपका बेसिकली कैटाबॉलिज्म ऑलरेडी चल रहा है और लास्ट में जो मिनरलाइजेशन चलेगा, तो यहाँ पर मिनरलाइजेशन क्या चीज़ है, जो आपके बैक्टीरिया हैं वो मिनरल्स जो आपके बेसिकली फ्रेगमेंट्स है उसको मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म और मिनरलाइजेशन की हेल्प से क्या होगा, बेसिकली जो आपका मिनरल्स होंगे वो क्या होंगे, सॉइल के अंदर यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे इस जगह पर ऐसे। और ये वाले जो मिनरल्स होंगे इनऑर्गेनिक मिनरल्स, दीज आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ पर्पस बाय द प्लांट। तो अब क्या है, हमने बोला कि अगर ये जो ह्यूमस है ये एक तरीके का डार्क एमोर्फस कवरिंग बनाता है, और ये जो ह्यूमस है ये क्या काम करेगा, आपकी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। और ये ह्यूमस क्या काम करेगा, जो आपका डेट्रिटस है उसको आसानी से डिग्रेड नहीं होने देगा, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होगा। क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर लिग्निन का कंटेंट ज़्यादा है डेट्रिटस के अंदर, तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा ह्यूमस की हेल्प से, जो ह्यूमिफिकेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा। बट अगर अपन ने बोला कि वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट है डेट्रिटस के अंदर, तो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। एनवायरमेंटल इफेक्ट, अगर एनवायरमेंट में अगर अपन बात करें तो वहां पर अगर हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन कंटेंट शानदार होगा तो ह्यूमिफिकेशन और फास्ट होगा। मतलब कि हम एक चीज बात बोलना चाहेंगे कि अगर डिकम्पोजिशन है तो डिकम्पोजिशन के लिए तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। अब समझने वाली बात क्या है कि हमने बोला है 5 स्टेप से फ्रेगमेंटेशन हमने बता दिया कि अगर बात करें कि डेट्रिटस को आपको क्या करना है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है बाय मींस ऑफ अर्थवॉर्म दैट आर नोन एज द डेट्रीवोर्स। फिर हमने क्या किया, कैटाबॉलिज्म किया, उस फर्दर उस जो और ज़्यादा बैक्टीरिया के हेल्प से छोटे पार्ट में डिवाइड करना, और देन लीचिंग। तो जो भी आपके बेसिकली वाटर इनसॉल्यूबल, हमने बोला है कि वाटर इनसॉल्यूबल जो भी मिनरल्स हैं वो सब कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बेड रॉक में आके बैठ जाएंगे, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, लीचिंग। इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जस्ट बिकॉज ऐसा क्यों हुआ है, नीचे क्यों चले गए, क्योंकि हम जानते हैं सॉइल इज पोरस इन नेचर। नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन, जो यहाँ पे हुआ है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ा है और मिनरलाइजेशन हुआ है। मिनरलाइजेशन हमने क्या बताया था यहाँ पर कि मिनरलाइजेशन क्या है कि माइक्रोब्स हैं वो उसको अब एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं, और वो मिनरल वाटर सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, और वो कहाँ पे मिलेगा आपको, सॉइल में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब वो यहाँ पर मिलेगा तो आसानी से प्लांट उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि फेवरेबल कंडीशंस कैसे बनाई जाए डिकम्पोजिशन के लिए। तो फेवरेबल कंडीशन बनाने का सिंपल सा एक तरीका ये है कि हमको एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना है। यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज में आ रहे हैं या डेट्रीवोर्स जो यूज में आ रहे हैं उनके लिए एरोबिक कंडीशन बनानी है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, हमें इनको कोई सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसका क्या किया जाए, डिकम्पोजिशन किया जाए। और अगर फास्ट डिकम्पोजिशन करना है तो ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसके अंदर लिग्निन कंटेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि हम जानते हैं लिग्निन क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, आसानी से वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमको फास्ट करना है तो ऐसा कंटेंट हो जिसके अंदर लिग्निन कंटेंट कम से कम पाया जाए, और हम बोले ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो वाटर सॉल्युबल हो। ठीक है, तभी तो वो मिनरल कंटेंट आपके सॉइल के अंदर बढ़ाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, दैट इज द डिकम्पोजिशन, इससे आप क्या कर रहे हो, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा रहे हो। और ये जो मिनरल्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये सारे यूटिलाइज होंगे फॉर द ऑटोट्रॉफिक मोटर न्यूट्रिशन बाय द प्लांट्स इसको ऑटोट्रॉफिक मोटर न्यूट्रिशन के लिए यूज में लेंगे। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें तो रॉ मटेरियल क्या होंगे डिकम्पोजिशन के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड फीकल मैटर। फीकल मैटर बेसिक हम बात करें प्लांट्स एनिमल्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, तो जो भी फीकल मैटर है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल और डिकम्पोजिशन कैसे किया जाए। अगर ऑक्सीजन कंटेंट की बात करें, अभी मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तो अगर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो अपने आप ही डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन यूज में लिया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो हमने बोला कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी वहाँ पर मेंटेन रहनी चाहिए, थोड़ा शेडी एरिया रहना चाहिए जिसकी वजह से फंगल ग्रोथ भी ज़्यादा हो और बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज़्यादा हो। और न्यूट्रिएंट कंटेंट तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आपको जो डेट्रिटस है उसमें मिल ही रहा है, तो वो अपने आप ही जो भी माइक्रोब्स है वहाँ पर ग्रो करेंगे। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। अगर केमिकल कंपोजिशन हमने बोला अगर फास्ट करवाना है
तो हम क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्यूबल कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर हमने बोला कि अगर स्लो करवाना है, स्लो होना चाहिए, आप चाहते हो कि डिकम्पोजिशन स्लो हो, तो हम बोलते हैं उसके अंदर लिग्निन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अराउंड 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, ताकि जितने भी एंजाइम्स है, जो भी माइक्रोब्स के अंदर हैं, वो सारे एंजाइम्स क्या है, प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकें, और प्रॉपर्ली जो भी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे वो सारे प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे, तो अपने आप ही डिग्रेडेशन कैसा होगा, अच्छा होगा। सॉइल मॉइस्चर की अगर अपन बात करें तो वहां पर ह्यूमिड कंटेंट मेंटेन रहना चाहिए। ये भी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही फेवरेबल कंडीशंस के अंदर देखा था कि अगर ह्यूमिड कंटेंट अगर रहेगा सॉइल के अंदर तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो जो आपके फंगस होते हैं मोस्टली वो अपनी ग्रोथ को आसानी से शो करेंगे, और जितना ज़्यादा फंगस वहाँ पे ग्रो होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, जस्ट बिकॉज वी नो दैट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करें, अपन सिंपल क्या डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं किसका, डिकम्पोजिशन का। तो जरा देखें, अपन एक ट्री है यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या है बेसिकली, वो ट्री किससे जुड़ा हुआ है, सॉइल से जुड़ा हुआ है नीचे, है ना। और हम बात करते हैं इसके अंदर जो कोई पत्ती है वो टूट कर नीचे गिरती है। अब जब वो पत्ती सूख कर टूट कर नीचे गिरी है तो उसको कौन खाएगा, सबसे पहले कैटरपिलर खाएंगे, इंसेक्ट खाएंगे, अर्थवॉर्म खाएंगे, उसको खाना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना स्टार्ट करेंगे, डेट इज ऑन द फ्रेगमेंटेशन, यहाँ फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट बने वो कुछ तो कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, वाटर टेबल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है ना। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ लीचिंग। और अगर लीचिंग से या तो वाटर टेबल तक चले जाएं पूरे, या कुछ अमाउंट आपका सॉइल के अंदर भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात करें, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो लीफ है वो जो कंज्यूम फ्रेगमेंट फॉर्म है, वो फ्रेगमेंट फाइनली आगे मिनरलाइजेशन के लिए जाएंगे। और किसके लिए जाएंगे, कौन का, कैटाबॉलिज्म और मिनरलाइजेशन। ये कौन करेगा, ये आपके फंजाई एंड बैक्टीरिया ये काम करेंगे। और वो क्या काम करेंगे, बेसिकली जो भी आपका बेसिकली आपने डेट्रिटस जो बनाया है उस डेट्रिटस को डिकम्पोज करेंगे, कुछ अमाउंट को बोलते हैं पेस्ट जैसा बना लेंगे, उसी चीज को अपन क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे, और लिटर बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और हमने बोला ये लिटर का फॉर्मेशन हुआ है, जहां पर आपके फंगल ग्रोथ हो चुकी है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, फ्रेगमेंट्स है सारे जिनके ऊपर ये चीज ग्रोथ हुई है। अब इसको फर्दर और ज्यादा डिकम्पोज किया जा सकता है। जो आपके छोटे छोटे माइनर कैटरपिलर हैं वो भी इससे फीड करेंगे, बैक्टीरिया फिर से इसे फीड करेंगे, और उन सब से मिनरल कंटेंट इकट्ठा होगा, और वो मिनरल कंटेंट क्या काम करेगा, सॉइल के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वही चीज, वही से जो सॉइल रिच, जिसके अंदर सॉइल के अंदर आपके ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो सब चीज़ें जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बात करें या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें, तो वो सब चीज़ें कौन यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा, अगेन प्लांट स्टार्ट करेगा। तो एक तरीके से हमने ये चीज़ पूरी देख ली है कि किस तरीके से आपने बोला कि हमने मिनरल की साइकिलिंग कर ली है पूरी, कि मिनरल कहीं भी इधर से उधर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, वो एक ही साइकिल के अंदर मेंटेन्ड है, और वो किस तरीके से प्लांट से निकला, प्लांट्स में लिटर जो डेट्रिटस गिरा, और बेसिकली वही मिनरल वापस प्लांट ने यूज भी कर लिया। तो हम ये कहीं भी बोल सकते हैं कि अपन ने कोई भी पर्टिकुलर मिनरल एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाने दिया है, एनवायरनमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है, बट वो इंटर कन्वर्टेबल है, वो अलग अलग फॉर्म में आपको कई बार अटैच्ड फॉर्म में मिल रहा है, कई बार आपको आयनिक फॉर्म में मिल रहा है, कई बार वो मॉलिक्यूल्स के अंदर अटैच फॉर्म में भी आपको वो मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एनर्जी फ्लो की, ठीक है, हमने क्या बोला अभी तक अपन क्या बोल रहे थे कि हमने बोल दिया कि मिनरल साइकिलिंग हो गई भाई। ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी फ्लो क्या है। ये भी एक फंक्शन है, एनर्जी फ्लो होगी, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले कौन होंगे यहाँ पे, प्रोड्यूसर के बाद कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। इस तरीके से ही होंगे ये। हम पिरामिड नहीं बना रहे हैं, हम अभी सिंपल फूड चेन बना रहे हैं। ठीक है। हमने बोला प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। अगर एक और जोड़ दोगे तो ये थर्ड कंज्यूमर, और लास्ट में आ जाएगा टॉप कंज्यूमर। ठीक है। हमने बोला यहां से एनर्जी आगे ट्रांसफर होती चली जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर एनर्जी यहां से ट्रांसफर हो रही है तो बेसिकली इस प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कहां से बनेगी। तो हमने बोला प्रोड्यूसर जो होंगे वो एनर्जी बनाएंगे कहां से, बाय मीन्स ऑफ सनलाइट। इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, सनलाइट बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो इसके ऊपर गिरेंगे, उसके अंदर से 1 to 5% ये यूटिलाइज करेगा, और उसको यूटिलाइज करके क्या करेगा, ये
एनर्जी बनाएगा। एनर्जी कहाँ बनाएगा? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाएगा, दैट इज अ ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज को कौन यूटिलाइज करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर यूटिलाइज करेंगे, और वो ग्लूकोज को डायरेक्टली यूटिलाइज तो कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली करेंगे, तो इनकी जो बायोमास है उसको वो यूज में लेंगे, वो इसको ईट करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी हमेशा आगे ट्रांसफर होगी, बट किस रेशो में ट्रांसफर होगी? हर एक ट्रॉपिक लेवल पर हम बात करें जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कितनी होगी? यहाँ पर 10%, फिर यहाँ से फिर आगे 10%, फिर यहाँ से आगे अगेन 10%। तो हमने बोला हर एक टॉपिक लेवल में 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जा रही है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ सोलर रेडिएशन यहाँ पर कितनी आई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितनी आती है? अप्रॉक्स टू 1% एनर्जी आपकी कहाँ से आई है? सन से इसके पास पहुँची है। ठीक है, तो सन से इसके पास अगर 1% एनर्जी पहुंची है तो इसके पास जो बनी है वो टोटल 100% मान लो। अब एक बार उसको 100% मान लेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ से 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जा रही है। तो हमने बोला अगर इकोलॉजिकली देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर मिलेगी आपको? आपने बोला प्रोड्यूसर के अंदर मिलेगी। तो इकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा फिट और सबसे ज़्यादा मतलब हम बोल रहे हैं अगर फिट सबसे ज़्यादा कौन होगा? प्रोड्यूसर। या फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? प्रोड्यूसर की है। बट अगर अपन देखें इकोलॉजिकल ना देखें, अगर अपन किसी फिजिकल फॉर्म में देखें तो फिजिकल में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? आपका टॉप कंज्यूमर होता है। तभी तो वो सबको क्या कर रहा है? ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे। आली बात समझ में अच्छे से। अब समझने वाली बात यहाँ पर हमने बोला कि जो टॉप कंज्यूमर है या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर इसको लें, तो क्या ये टॉप कंज्यूमर एक बहुत शानदार रोल प्ले करके जा रहा है? यहाँ पर क्या रोल प्ले करके जा रहा है कि वो अपने जस्ट नीचे वाले टॉपिक लेवल की डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर कंपटीशन को बनाए रख रहा है। ऐसा नहीं है अगर मान लेते हैं इसको मैं यहाँ से हटा दूं ऊपर वाले को, तो नीचे वाले क्या होंगे? इनका नंबर बढ़ जाएगा, स्पीशीज बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कंपटीशन ज़्यादा, तो क्या होगा? कुछ स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको यहाँ इसने रखा हुआ है नेचर ने, ताकि वो इनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखे कि हाँ भाई ठीक है, सबको कुछ कुछ अमाउंट में मेंटेन रहे, ताकि एक पर्टिकुलर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब हमने बोला कि 10% एनर्जी तो यूटिलाइज हो गई। प्रोड्यूसर ने क्या किसको दे दी? 10%। प्राइमरी कंज्यूमर, देन प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टू टर्शियरी कंज्यूमर और द टॉप कंज्यूमर। अगर अपन बोले या फिर इसके बाद वाले को टॉप कंज्यूमर ले लो तो उसको टर्शियरी बोल देंगे। तो बची हुई 90% एनर्जी कहाँ चली गई? तो हमने बोला 90% एनर्जी क्या हुआ? जो कंज्यूमर ने यूटिलाइज करी, उसने बायोमास लिया, उसमें जो कंज्यूमर है बेसिकली क्या करेगा? वो रेस्पिरेशन भी करेगा, क्योंकि उसको अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखना है। तो अगर वो रेस्पिरेशन करेगा तो 90% ऑफ द एनर्जी विल बी एग्जॉस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने खाना खाया आज सुबह जाकर, ठीक है ना, सुबह खाना खाया, और अगर मैं अभी हल्का सा मूवमेंट भी कर रहा हूँ या मैं बोल भी रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मेरी बॉडी से हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है दिन भर। तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो ये 90% वही है जो बाहर निकल रही है। हर ट्रॉपिक लेवल पे ऐसा होगा। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर है आपके पास 1000 किलो जूल, 10% ऊपर जाएगी, ठीक है, तो 10% ऑफ 1000 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम बोले सिंपल 10% निकालो, कितना आएगा जल्दी बताओ? 100। यहाँ कितनी आ जाएगी? 100 किलो जूल। फिर यहाँ कितनी आ जाएगी? अब निकालते रहना, 10 किलो जूल। फिर कितनी आ जाएगी? 1 किलो जूल। 10 किलो जूल एंड 1 किलो जूल। तो इस तरीके से तो अपन ने बोला कि यहाँ पर जो बची हुई आपकी 900 किलो जूल थी वो कहाँ चली गई? हीट में निकल गई। यहाँ पर 90 किलो जूल हीट में चली गई, यहाँ 9 किलो जूल हीट में चली गई। तो इकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा वीकर कौन होगा? आपका टॉप कंज्यूमर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुँच रही है। और इकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? आपका प्रोड्यूसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये 10% लॉ यहाँ पर फॉलो होता है। और अगर अपन बात करें तो यही चीज़ हम जानते हैं कि आने वाले टाइम पर आगे क्या होगा? ये जो टॉप कंज्यूमर है इसकी डेथ होगी, तो अब इसकी भी डेथ है, इसकी भी डेथ है, इसकी भी डेथ है, सबकी डेथ है। तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वही डिकम्पोजर्स क्या काम करेंगे? इनकी बॉडी के जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करेंगे, सॉइल के अंदर मिलाएंगे, और सॉइल वापस से क्या करेगी? प्रोड्यूसर जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो वापस से उसी चीज़ को ग्रो करके आगे दे देगी। तो हमने बोला मिनरल की साइकिलिंग भी हो गई, एनर्जी की भी साइकिलिंग हो गई। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और जैसे जैसे हम ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स।
ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि अपन ने ये चीज़ देख ली पूरी। अब अगर अपन यहाँ एक ग्राफ देखें हल्का सा, ग्राफ क्या है, ग्राफ का अगर अपन बात करें फ्लो चार्ट देखें तो क्या है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना 100%, उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होगी जो 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, और बाकी आपकी क्लाउड्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, 50% लाइट को क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। फोटोसिंथेटिक रेडिएशन में से आपके 1 to 5% किस में काम आएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, और उसके अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सी कितनी काम आएगी, 0.8 to 4%, और बाकी आपकी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी कंसेप्ट है, ये अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी जो मैंने पूरा पढ़ाया उसी को इस फॉर्म में अपन ने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिया है। समझना क्या चीज़ है, हमने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस, यहाँ से सोलर रेडिएशन आई, क्या सारी यूटिलाइज हो गई, सारी यूटिलाइज नहीं, कुछ यूटिलाइज नहीं हुई, मतलब कि NU क्या है यहाँ पर, नॉट यूटिलाइज्ड। फोटोसिंथेसिस हुआ किसके हुआ, प्रोड्यूसर्स के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हुई। अब प्लांट्स ने अगर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की है तो इसने भी कुछ रेस्पिरेशन भी किया है, तो वो निकल गया रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, अब आगे NPP जाएगी, अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो किसके लिए अवेलेबल है, हर्बीवोर के लिए अवेलेबल है जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, और कुछ अमाउंट जो होगा बेसिकली हीट की फॉर्म में निकल गया, कुछ यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, उसको कौन खत्म करेगा, डिकम्पोजर खत्म करेंगे। फिर यहाँ पर हर्बीवोर ने इसको खाना स्टार्ट किया, हर्बीवोर खुद भी रेस्पिरेशन करेंगे, वो भी हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकालेंगे, और कुछ अमाउंट जो बायोमास उनका खुद का भी यूटिलाइज नहीं हुआ या फिर वो खुद भी मरेंगे आगे जाकर, तो वो भी कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर करेगा। फिर इनको कार्निवोर्स ने खाया, कार्निवोर भी रेस्पिरेशन करेंगे, वो भी हीट की फॉर्म में बाहर निकालेंगे रेस्पिरेशन करने के बाद, और उनकी डेथ होगी। या फिर अपन बात करें कुछ फीकल मैटर भी वो रिलीज करेंगे, ये भी रिलीज करेंगे, तो वो भी कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर रिलीज करेगा। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो अब आगे अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये वापस से क्या हो जाएगी, रिसाइकिल हो जाएगी पूरी इस तरीके से कंप्लीट। वापस ये डिकम्पोजर्स को मिनरल्स में कन्वर्ट करेंगे, और मिनरल्स वापस किसके पास पहुंच जाएगा, किसके पास पहुंच जाएगा, आपके प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा फॉर द यूटिलाइजेशन। तो यहाँ तक अपन पूरी बात देख चुके हैं कि फूड फ्लो मॉडल किस तरीके से काम करेगा। कि आपने बोला था कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, सन। दिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यही होगा जो शुरू से अभी तक हमको क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और इसी की हेल्प से हम अभी तक क्या करते जा रहे हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि साइकिल से आपकी अर्थ पे सारी इसी की वजह से चल भी रही है। ठीक है।